जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम अगेन। ओके, दिस इज़ अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फॉर जंक्शन। तो भाई पार्ट वन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इस कंप्लीट रीजनिंग का। ठीक है, मैं पार्ट्स में इसलिए अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि 2.5-3 घंटे का वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है। ठीक है, बोर हो जाओगे, ग्रास्प नहीं कर पाओगे उतना, है ना। माइंड सेम एफिशिएंसी पे काम नहीं कर पाता है बहुत लंबे टाइम तक। दैट्स वाई मैं पार्ट्स में अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, आप एक के बाद एक पार्ट्स भी देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें हमने अभी तक क्या कर लिया, क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है, इसके बाद अपना क्या हो गया है, मिरर इमेज हो गया। उसके बाद अपना एनालॉजी इंपॉर्टेंट है, हो गया। और अपना इसके बाद अपन ने किया था एनालॉजी के बाद मिसिंग नंबर्स। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। नाउ हम बात करेंगे, ये है आपका टॉपिक सीरीज। ओके, तो नाम से ही क्लियर है, एक चेन बनेगी। ठीक है, एक सीरीज बनेगी जिसमें कुछ पर्टिकुलर एक फॉर्मूला मैं बोल सकता हूँ, या मैं कोड बोल सकता हूँ, या मैं कोई एक्सरसाइज बोल सकता हूँ, वो फॉलो हो रहा होगा। ठीक है, फ्रॉम वन पोजीशन टू द अनदर पोजीशन। फॉर एन एग्जांपल, मैं लिख दूँ 2, 4, 8, 16, तो मैं पूछ लूँ यहाँ क्या आएगा। ठीक है, तो अब एक फिक्स पैटर्न फॉलो होगा। ठीक है, वो फिक्स पैटर्न आपको पकड़ना है, और वही नेक्स्ट डिजिट में जब आप अप्लाई करोगे तो आपको आपका रिक्वायर्ड जो आंसर है वो मिल जाएगा। जैसे कि 2 और 4, यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है 2 का। फिर 4 से 8 आने के लिए अगेन मल्टीप्लाई हो रहा है 2 का। 8 से 16 आने के लिए अगेन मल्टीप्लाई हो रहा है 2 का। तो मेरे को वो पैटर्न मिल गया कि भाई नेक्स्ट वर्ड जब मेरे को निकालना है उसके लिए मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ जाएगा, 32। बात समझ में आई। इससे आगे निकालना होता तो अगेन 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 64। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये तो हो गया नंबर्स। अब ऐसे ही हो सकता है सीरीज में भी अगेन सेम टाइप्स है, नंबर्स से रिलेटेड सीरीज आती हैं, फिगर से रिलेटेड सीरीज आती हैं, है ना। अगेन वर्ड से रिलेटेड सीरीज आती हैं। फॉर एन एग्जांपल मान लो ये लिखा होता ABCDEFGHI, है ना, JKL, और मेरे से पूछ ले यहाँ क्या आएगा, तो ये कॉन्जिक्यूटिव 3 अल्फ़ाबेट है ना। बात समझ में आ रही है। इसके बाद अगले 3 लिखे हुए हैं, ABCDEF, फिर नेक्स्ट 3 लिखे हुए हैं, GHI, फिर JKL। तो मेरे को पता चल गया कि नेक्स्ट 3 लिखने से मेरा आंसर आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा MNO। बात समझ में आ रही है। इस तरह से आपको कुछ 3-4 डिजिट्स दिए होंगे, वर्ड्स दिए होंगे या फिगर्स दिए होंगे, जिनसे आप वो पैटर्न निकालोगे कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। भाई स्क्वायर कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना, वर्ड्स में क्या चेंज कर रहे हैं। और वही पैटर्न आपको अप्लाई करना है जो आपका रिक्वायर्ड आंसर है उस पर, तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। अब जैसे फिगर होता, मान लीजिए, मान लो आपको एक एरो दे रखा है, ये एरो दे रखा है, नेक्स्ट में ये एरो दे रखा है, नेक्स्ट में ये दे रखा है, अगेन फिर ये दे रखा है, और ये पूछ लिया आपसे। तो मेरे को दिख रहा है कि ये जब था, ठीक है, अगर मैं इसको 90 डिग्री रोटेट कर दूं तो ये आ जाएगा। फिर अगेन इसको अगर मैं 90 डिग्री रोटेट कर दूं तो ये आ जाएगा। अगेन 90 डिग्री रोटेट कर दूं तो ये आ जाएगा। अगेन 90 डिग्री रोटेट कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ। तो इस तरह से आप निकालोगे कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, उसी को आप अप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर क्लस्टर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब मेरे को दिख रहा है LEOJUONDT, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ जिससे थोड़ा समझ में आए, है ना। इससे अगले वाला अपने को निकालना है। तो देखिए फर्स्ट वर्ड को आप फर्स्ट वर्ड से कंपेयर करो, LMNO, क्या ये 3 ऐड करने के बाद मिल रहा है। एल के बाद अगर मैं 3 ऐड करूँ MNO तो मिल जाएगा। ठीक है, ओ के बाद अगेन देखो PQRSTU, PQRSTU, मतलब 6 ऐड करने पे मिला। अब नेक्स्ट वाला देखो, VWXYZABCD, मतलब 9 ऐड करने में मिला। तो क्या मिल गई सीरीज। पहले 3 ऐड करना था, फिर 6 ऐड करना था, फिर 9 ऐड करना था, अब कितना ऐड होगा भाई, 12। तो 12 ऐड करने पे क्या आ जाएगा आपका, P। आ रही है बात समझ में। अब सेकंड वर्ड के लिए देखते हैं। सेकंड वर्ड आपका यहाँ पे ई था, यहाँ पे जे था, EFGHIJ, मतलब 5 ऐड करने से मिल रहा है। अब आगे देखो भाई, चेंज हो रहा है या सेम ही है। KLMNO, अगेन 5 ऐड। PQRST, अगेन 5 ऐड, मतलब फर्स्ट वर्ड में तो बढ़ता जा रहा है, पहले 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15, फिर 18। नीचे वाले में सेकंड वर्ड में
5 ही ऐड होना है हर बार, तो डी में भी, सॉरी टी में भी आप क्या ऐड करोगे, 5 ऐड करोगे, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, तो पी एंड वाई, ये आपका आंसर हो गया। है ऑप्शन में, है तो लगा दो। बात समझ में आई? इस तरह से आपको पैटर्न निकालना है, अप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लिखा है सी ए बी क्यू, सी ई जे ई सी, सी आई आर ओ एंड सी एम जेड ए, तो फर्स्ट वर्ड तो आपको दिख रहा है सी कॉमन है। ठीक है, तो सी ऑप्शंस में भी कॉमन है, एलिमिनेट भी नहीं हो रहा कुछ। अब फर्स्ट पे आते हैं, तो ए में कितना ऐड करूँ कि ई आ जाए, बी सी डी ई, 4 ऐड करने से। ई के बाद आई लाना है तो एफ जी एच आई, फिर 4 ऐड करना पड़ेगा। आई से एम लाना है तो फिर 4 ऐड करना पड़ेगा। और अब आंसर लाना है तो मिल गया ना सीरीज, सेकंड वर्ड में 4 ऐड करना है। ठीक है, तो 4 ऐड कर दो, तो सी तो एज इट इज आएगा ही आएगा, तो 4 ऐड करने से क्या आएगा, क्यू, एन ओ पी क्यू, हाँ। तो सी क्यू इसमें है और इसमें है, तो ये दोनों ऑप्शन तो गए। ठीक है, आप एलिमिनेट करना भी सीखो। अब देखते हैं थर्ड वर्ड जो बी है। अब बी से जे जाओ, सी डी ई एफ जी एच आई जे, 8 ऐड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, फिर जे से आर, के एल एम एन ओ पी क्यू आर, अगेन 8 ऐड, मतलब 8 ऐड करना है आपको, यहाँ भी 8 ऐड होगा। ठीक है, तो जेड में मतलब आप 8 ऐड करोगे तो आपका क्या आएगा, एच, तो सी क्यू एच देख लो इसमें है, तो ये आपका आंसर होगा, ये भी एलिमिनेट हो गया। लास्ट वर्ड भी चेक करना है, तो सेम तरीके से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, लास्ट वाले में कितना ऐड हो रहा है, यहाँ पे देखना 12 ऐड होगा। ठीक है, तो सेम 12 की सीरीज फॉलो होगी। तो आई बात समझ में कैसे आपको चेक करना है। और एलिमिनेशन रीजनिंग में बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग होता है। ठीक है, जैसे ही आप थोड़ा एक स्टेप भी क्रॉस करो तो ऑप्शंस को चेक करना। ठीक है, हो सकता है जैसे हमने मिरर इमेज में देखा था ना, उसमें ई वाले में, जो प्रीवियस वीडियो में हमने मिरर इमेज देखा था, तो एक ई को चेक करने से ही तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए थे, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ गया था सिर्फ एक वर्ड से, ई से, है ना। तो रीजनिंग में जब भी आप एक स्टेप आगे बढ़ते हो तो ऑप्शंस चेक करो, है ना, हो सकता है ऑप्शंस एलिमिनेट हो रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं, आगे क्या लिखा है, क्यू एम एल, पी आर सी, ओ डब्ल्यू टी एंड एन बी के। ठीक है, अब देखिए मेरे को यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा है, दैट इज एन ओ पी क्यू, मतलब एक एक ऐड हो रहा है, तो मतलब इससे पिछले वाले में भी क्या होगा, एम रहा होगा वो, ताकि एक ऐड करके एम आ जाए, सॉरी एन आ जाए, एम एन ओ पी क्यू, मिल गया। मतलब फर्स्ट वर्ड एम होना चाहिए, तो जी वाला नहीं हो सकता, जी वाला नहीं हो सकता। आ रही है बात समझ में? अब आ जाते हैं सेकंड पे। ठीक है, तो अब देखिए एम से आगे आता है ना आर, तो आप यहाँ से ऐड करो। देखिए आपको देखना होगा कि एन पहले आता है फिर ओ आता है, तो उल्टा चलना पड़ रहा है इसलिए। बट मेरे को पता है एम पहले आता है फिर आर आता है, तो यहाँ पे सीधा ही चलोगे, एम एन ओ पी क्यू आर, 5 ऐड करने से मिला मेरे को। नेक्स्ट वाला देखो, एस टी यू वी डब्ल्यू, अगेन 5 ऐड करने से मिला। एक्स वाई जेड ए बी, अगेन 5 ऐड करने से मिला, तो नेक्स्ट वर्ड भी मेरे को 5 ऐड करने से मिलेगा, सी डी ई एफ जी, तो एम जी, तो एम जी किस में है, इसमें एम बी है नहीं, एम जी है, हाँ, तो ये आंसर हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? देखिए लास्ट वर्ड आपको चेक ही नहीं करना पड़ा, क्यों, क्योंकि आपको एलिमिनेशन आता है। बात समझ में आ रही है? अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि सिलेक्ट द नंबर जो रिप्लेस कर सकता है क्वेश्चन मार्क को इन द फॉलोइंग सीरीज। ठीक है, अब देखिए ये है आपका 37, ये है आपका 52, ये है आपका 74, 104 एंड 143। अब आप जब आपको कहीं स्क्वायर के आसपास चीज़ें दिखे ना, तो चेक करो कोई स्क्वायर से कुछ तो बन नहीं बन रहा। फॉर एन एग्जाम्पल मेरे को दिख रहा है ये 36+1, मतलब 6 का स्क्वायर प्लस 1 मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको लिख सकता हूँ 7 का स्क्वायर प्लस 3। आ रही है बात समझ में? तो भाई यहाँ पे 6 का स्क्वायर था, यहाँ पे 7 का स्क्वायर था, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर आना चाहिए अगर सीक्वेंस फॉलो होगा तो। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे एक ऐड हो रहा था, यहाँ पे 3 ऐड हो रहा था, तो यहाँ 5 ऐड होना चाहिए, ऑड नंबर अगर हम ऐड कर रहे हैं तो क्या 8 का स्क्वायर प्लस 5 करने पे 74 आ रहा है, 64 प्लस 5 69 नहीं, 74 नहीं आ रहा, मतलब ये स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक है, ये गलत है। बात समझ में आ रही है?
तो आप ऐसे ही चेक करोगे, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी। अब एक चीज़ देखते हैं, 37 से, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। मेरे को 37 से 52 जाना है, कितना ऐड करना पड़ेगा? 15, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मेरे को 74 जाना है, कितना ऐड करना पड़ेगा? 22। 104 जाना है, कितना ऐड करना पड़ेगा? 30। 143 जाना है, कितना ऐड करना पड़ेगा? 39। कोई सीक्वेंस बना? नहीं। बट आप जब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो हो सकता है अगले सीक्वेंस में कोई सीक्वेंस बन रहा हो। अगला सीक्वेंस मतलब 15 से 22 जाने में कितना ऐड करना पड़ रहा है? 7। यहाँ कितना ऐड करना पड़ रहा है? 22 से 30, 8। 30 से 39 जाने में कितना ऐड करना पड़ रहा है? 9। मतलब मेरे को समझ में आया कि यहाँ मैं पहले 15 ऐड करूंगा, फिर 15 में 7 जो ऐड करने के बाद आएगा वो मैं इसमें ऐड करूंगा, फिर 22 में 8 ऐड करने के बाद जो आएगा मैं उसको ऐड करूंगा, फिर 30 में 9 ऐड करने के बाद जो आएगा मैं उसको ऐड करूंगा। इसमें कितना ऐड करेंगे फिर? 7, 8, 9 मतलब 10। मतलब 39 में 10 ऐड करने के बाद कितना आएगा? 49। और मैं उसको इसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो 143 प्लस 49 जो करोगे वही आपका आंसर आएगा, और ये कितना आएगा? 192। बात समझ में आई? फर्स्ट लेवल पे कोई सीरीज नहीं बनी, बट सेकंड लेवल पे सीरीज बन रही है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि थर्ड लेवल पे सीरीज बनेगी, बहुत कम चांस है बट हो सकता है। तो भाई गिव अप मत करना, देखते रहना, ठीक है। अब मेरे को दिख गया ना, पहले 15 ऐड हो रहा है, फिर उसमें 7 और बढ़ा दो, उसको जोड़ दो, फिर 8 और बढ़ा दो, फिर उसको जोड़ना है, फिर 9 बढ़ा के फिर जोड़ना है, फिर 10 बढ़ा के उसको जोड़ना है। बात समझ में आई? तो आपका 192 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि सिलेक्ट द नंबर फ्रॉम अमंग द गिवन, अब भाई क्वेश्चन मार्क ये निकालना है अपने को, सीरीज फॉलो हो रही है कोई। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 24 और यहाँ लिखा है 48, तो मेरे को क्लियर दिख रहा है भाई 24 में अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 2 से तो मेरे पास 48 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ लिख रहा है 51, मतलब 48 में अगर मैं करूँ +3 तो मेरे पास 51 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब अगर मैं 51 में मल्टीप्लाई करूँ 4 से तो क्या 204 आ जाएगा? आ जाएगा। मतलब इवन नंबर को तो मल्टीप्लाई करना है और ऑड नंबर को ऐड करना है। आई बात समझ में? पहले आप इवन से मल्टीप्लाई करोगे, फिर जो नंबर आएगा उसमें ऑड ऐड कर दोगे, फिर इवन नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, फिर जो नंबर आएगा उसमें ऑड नंबर ऐड कर दोगे। मतलब अब इस बार कितना ऐड होगा? 5। तो ये 209 आ गया। अब किसका मल्टीप्लाई होगा? 6 का। इवन से हो रहा है ना मल्टीप्लाई, तो 209 में 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 1254। यही आपका आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत जल्दी क्लिक हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ दिख रहा है क्लियर, डबल हो रहा है, फिर 3 ऐड हो रहा है, फिर 4 गुना हो रहा है, फिर 5 ऐड हो रहा है, फिर 6 गुना हो जाएगा ये, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन इज सिलेक्ट द नंबर फ्रॉम अमंग, वही सेम है। अब देखिए 5 से हमको क्या लाना है? 11 लाना है। तो क्या मैं ये कर सकता हूँ, पहले ये 5 है, इसको 5 × 2 + 1 लिख दूँ मैं, तो ये 11 आ जाएगा। आ गया। अब 11 में मल्टीप्लाई करके 2 कर दूँ प्लस 1 कर दूँ तो क्या कितना आ रहा है? 23। लेकिन मेरे को चाहिए कितना? 25। तो ऐड कितना करना पड़ेगा? एक की जगह 3 ऐड करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा? 25। तो ऐसे लिखा है ना, 5, 11, 25, 55, 117, 243, है ना। और ये पूछा है, तो मेरे को यहाँ दिखा कि मैंने 5 से 2 मल्टीप्लाई किया +1, 11 से 2 मल्टीप्लाई किया +3, 25 से 2 मल्टीप्लाई किया +5। मतलब मल्टीप्लाई हमेशा 2 से करना है और ऐड क्या कर रहे हैं अपन? 1, 3, 5। अब नेक्स्ट वाले में कितना ऐड हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद? 7। नेक्स्ट वाले में कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद? 9। नेक्स्ट वाले में कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद? 11 ऐड हो जाएगा। तो ये आपका जब आप सॉल्व करोगे कितना आएगा? 243 इंटू 2 कितना हो गया? 486। तो 486 प्लस 11, 497। तो ये 497 आपका आंसर आएगा। बात समझ में आई? तो यहाँ पे क्या फॉलो हो रहा है? आपको मल्टीप्लाई तो सेम नंबर से ही करना है 2 से, लेकिन आप ऐड कर रहे हो ऑड नंबर जो बढ़ते जा रहे हैं। पहले 1, 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11। ये सीक्वेंस इसमें फॉलो हो रहा है। तो वही है, आपको पैटर्न पकड़ना पड़ेगा। पैटर्न कैसे पकड़ोगे? जितना प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी पैटर्न पकड़ में आएगा, ठीक है।
और डिफरेंट डिफरेंट दिख रहा है ना, कहीं पे सेकंड लेवल पे सीरीज बन रहा था, कहीं पे इवन से मल्टीप्लाई ऑड को ऐड कर रहे थे, कहीं पे सिर्फ दो से मल्टीप्लाई और ऑड को बढ़ाते हुए ऐड कर रहे हैं, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है भाई, ठीक है। अब देखिए, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6, 6, 8, 24, 28 एंड 140, और ये हमसे पूछा है, तो ये मेरे को तुम बताओगे। अब देखिए यहाँ पे मेरे को क्लियर दिख रहा है, 1 से मल्टीप्लाई हुआ, +2 हुआ, ठीक है। अगेन और से मल्टीप्लाई किया है और इवन ऐड कर दिया। अब और से अगर मल्टीप्लाई करना है, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना है, आ रहा है 24, हाँ, 8 × 3 24 आ रहा है। तो अब ऐड कितना करोगे, 4, इवन को क्या करोगे, इवन नंबर ऐड करोगे तो 28 आ रहा है, हाँ। तो यही सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। तो आप ये लोग कमेंट्स में बताओ इसका आंसर, ठीक है। सीरीज तो मैंने ढूंढ के दे ही दी, क्या है सीरीज, और से मल्टीप्लाई इवन को ऐड, और से मल्टीप्लाई इवन को ऐड, और से मल्टीप्लाई इवन को ऐड, ठीक है। अब आ गई आपकी फिगर सीरीज, ओके। तो फिगर सीरीज में देखिए इसमें क्या हो रहा है, तो फर्स्ट एरो ऐसे था, अब सेकंड एरो ऐसे है ना। तो अगर ऐसे और ऐसे हो, तो ये एंगल कितना होता है भाई, ये होता है 45 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, ये तो पता है ना सबको। तो अगर इस एरो से मेरे को यहाँ पहुँचना है, ठीक है, इस एरो से मेरे को अगर यहाँ पहुँचना है, तो मेरे को कितना रोटेशन देना पड़ेगा, 45 डिग्री। अब इस एरो से मेरे को यहाँ पहुँचना है, तो अगेन कितना रोटेशन देना पड़ेगा, 45 डिग्री। तो देखिए, पहले इसने 45 रोटेट किया, फिर अगेन इसने 45 रोटेट किया, फिर दोबारा 45 रोटेट कर दिया तो ये आ जाएगा, फिर से 45 रोटेट कर दोगे तो ये आ जाएगा, फिर से 45 रोटेट कर दोगे तो ये आ जाएगा, तो अगेन 45 रोटेट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब यार ध्यान रखना, देखिए यहाँ पे डबल एरो आ गया है, कहीं गलती से जल्दी जल्दी में इसको टिक कर दो, ये नहीं होगा, ठीक है। तो 45, जब इसको 45 रोटेट करोगे तो इधर हो जाएगा, और रोटेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है ये, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। और अगर ऐसे होता तो एंटी क्लॉकवाइज, है ना। और ये भी याद रखना, अब जैसे यहाँ पे क्या फॉलो हो रहा है, पहले फिगर ये था, फिर क्लॉकवाइज रोटेशन ये हुआ, 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 अगेन क्लॉकवाइज के बाद ये हो गया। तो अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है सीरीज में, तो आप आंसर फिगर के लिए भी क्लॉकवाइज ही रोटेट करना, उल्टा रोटेट मत कर देना। बात समझ में आई, ठीक है। अब ये कह रहा है, सिलेक्ट द फिगर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। अब देखिए मेरे को दिख रहा है, ये जो शेप है, ये यहाँ पे थी, फिर ये यहाँ पे आ गई, फिर ये नेक्स्ट यहाँ पे आ गई, फिर ये नेक्स्ट यहाँ पे आ गई, मतलब ये एक प्लेस आगे बढ़ रही है। तो अब अगले में कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो बीच में आएगी, तो बीच में इसमें है और इसमें है, तो ये तो गया है, ठाकुर तो गयो, ये गया, एलिमिनेशन यूज कर रहा हूँ मैं। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, एरो, इसमें भी एरो है, एरो है, एरो है, तो क्या ये बॉक्स बन सकता है, नहीं। अब एरो इसमें भी सीधा ही है, इसमें भी सीधा है, लेकिन इसमें क्या कर दिया, इसने एरो को उल्टा कर दिया, देखो, है ना, लाइन की तरफ पॉइंट आ गया, लेकिन लाइन की तरफ क्या है, बेस है, तो लाइन की तरफ बेस ही रहेगा, तो ये भी गया, तो ये ऑप्शन आ गया। अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि कहाँ क्या रोटेशन हो रही है, एलिमिनेशन से ही हो गया, ठीक है। बात समझ में आई। बाकी आप देखोगे तो ये यूं है, इसका प्लेस भी चेंज हो रहा है और ये रोटेट भी हो रहा है, उल्टा हो गया ना। अगर मान लीजिए ये यहाँ पे था, ठीक है, और अगर ये यहाँ पे सही सलामत आता तो ऐसे आता, लेकिन है क्या, ये यूं, मतलब प्लेस भी चेंज कर रहा है और रोटेट भी हो रहा है, ठीक है। फिर सीधा का सीधा ही है, फिर अगेन रोटेट हो गया, फिर सीधा का सीधा ही आएगा, फिर अगेन रोटेट हो जाएगा, तो ये सीधा का सीधा ही आ गया। और एरो से हमको पता चल गया कि यही आंसर होगा, ठीक है। तो एलिमिनेशन काम करता है, एलिमिनेशन को यूज़ करो, ठीक है, बहुत जल्दी आंसर आएंगे, और एलिमिनेशन से जो आंसर आता है वो ज़्यादा करेक्ट होने के चांस है, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं भाई, अब यहाँ मेरे को दिख रहा है कि पहले तो बन रहा है ट्राइंगल, फिर स्क्वायर बन रहा है, फिर पता नहीं अजीब सा शेप आ गया, फिर आपका ये हेक्सागन आ गया। अब यहाँ पे मान लो पेंटागन होता इस वाली शेप पे, तो मैं पता चल जाता कि ये ट्राइंगल है, मतलब 3 लाइन से बना है, यहाँ पे 4 लाइन से, यहाँ 5 लाइन, यहाँ 6 लाइन, तो यहाँ एक ऐसा फिगर आता जो 7 लाइन से मिलके बना होता। लेकिन ये फॉलो ही नहीं हुआ, यहाँ बीच में अजीब सी स्ट्रक्चर दे दिया इसने,
कोई बात नहीं। अब लाइंस काउंट करके देख लो, हो सकता है लाइंस काउंट हो रही हो। तो तीन तो ट्राइंगल की और दो इसके बीच में, पांच। एक दो तीन चार पाँच छः, इसमें छः हैं। इसमें एक दो तीन चार, और ये पता नहीं अजीब सा फिगर है। तो लाइंस आप काउंट नहीं कर पाओगे क्योंकि इसमें एक अजीब सी शेप दे रखी है, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या ऑप्शन बचता है कि मैं इसमें जितने सेक्शंस हैं ना वो काउंट कर लूँ। तो इसमें कितने सेक्शन है? एक, दो और तीन। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच छः। मिल गई सीरीज मेरे को। पहले फिगर में तीन सेक्शन है, इसमें चार हैं, इसमें पाँच हैं, इसमें छः। तो यहाँ जो फिगर आएगा इसमें कितने सेक्शन होंगे? सेवन। अब देख लो ऑप्शन से, इसमें कितने हैं? एक दो तीन चार पाँच, नहीं हो सकता। एक दो तीन चार पाँच, ये भी नहीं हो सकता। एक दो तीन चार पाँच छः सात, ये आपका आंसर है। ये भी नहीं होगा। ठीक है, ऐसे करना है आपको। समझ में आ रहा है? फिगर वाले क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। पहले आप देखो, एक अल्फ़ाबेट लिखा है ए, अगले में ए एंड बी, अगले में ए बी एंड सी। तो यहाँ पे आएगा ए बी सी एंड डी। तो किस किस में नहीं है? इसमें नहीं है, तो ये तो गया। बात समझ में आई? अब यहाँ पे पहले ट्राइंगल है, फिर स्क्वायर है, फिर पेंटागन है, ठीक है। अब क्या किया इसने, इसमें बाहर वाले को तो अंदर ले गया और इसको एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। मतलब ऐसे था ना, ये पेंटागन था, इसके अंदर एक स्क्वायर था, इसके अंदर एक ट्राइंगल था, ठीक है। तो पेंटागन को अंदर ले आया, ट्राइंगल को बड़ा कर दिया, और ट्राइंगल के बाहर क्या है? स्क्वायर ऑलरेडी, तो वो एज एज इट इज़ रहेगा। अब बाहर वाले को फिर अंदर ले आओ, तो स्क्वायर अंदर आ जाएगा, पेंटागन का साइज बड़ा हो जाएगा, और ट्राइंगल इसके बाहर आ जाएगा। यही हो रहा है ना। अब अगेन क्या होगा? ट्राइंगल अंदर आ जाएगा, स्क्वायर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और पेंटागन इसके बाहर आ जाएगा, और अंदर वाली जो शेप है वो डार्क है। तो ये होगा आपका आंसर। और ट्राइंगल इसमें नहीं है अंदर, ये नहीं हो सकता। ट्राइंगल इसमें नहीं है अंदर, ये नहीं हो सकता। तो यही आंसर होगा आपका, है ना। ये समझाने के लिए इतना बताया है कैसे हो रहा है। बाकी आपको क्लियर दिख जाएगा कि क्या सीरीज फॉलो हो रही है। जो बाहर का फिगर है ना, ये अंदर लेके जाना है, तो अंदर ट्राइंगल होना चाहिए। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये पहले ही एलिमिनेट हो गया, तो यही बचता आंसर। तो एलिमिनेशन से ऐसे करके जल्दी आंसर आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें बहुत घूमते हो आप, है ना। आप इसमें क्या लगाओगे? रोटेशन लगाओगे, ये यहाँ जा रहा है, वो वहाँ जा रहा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए ये जो दो फिगर हैं और ये जो दो फिगर हैं, डिफरेंट कलर से बनाता हूँ यहाँ से। ये और ये अलग अलग हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें देखिए वाई है, इसमें वाई नहीं है, इसमें एरो है, ठीक है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, अगर मैं आपको समझाऊँ, इसको बीच में से ऐसे अगर मैं कर दूँ, तो यहाँ पे जो था वो यहाँ चला गया है, और यहाँ पे जो था वो यहाँ आ गया है, ठीक है। ये सर्किल और एरो इधर चले गए हैं, ठीक है। और ये क्रॉस और प्लस इधर आ गए हैं। और दूसरी चीज़ क्या हुई है, ये चेंज हो गए हैं। मतलब जो एरो ऊपर था वो इन्वर्स होके नीचे हो गया। अब ओ को चेंज करोगे तो वो तो एज इट इज ही रहेगा, है ना। अगेन क्रॉस को भी अगर आप मिरर इमेज बनाते हो तो क्रॉस ही आएगा, प्लस की भी मिरर इमेज प्लस आएगी। मतलब एक तो इन्होंने अपने प्लेस इंटरचेंज किया है ये, और दूसरा इनकी मिरर इमेज बन गई है, ठीक है। जो ऊपर था वो नीचे हो गया है। सेम यहाँ पे होना चाहिए फिर फॉलो, ठीक है। तो क्रॉस और ये बॉक्स यहाँ चले जाएंगे, ठीक है, आ गए। ये प्लस और ये ओ इधर आ जाएंगे, आ गए। ये जो उल्टा बाई था ये सीधा हो गया, हाँ बन गई मिरर इमेज। तो सेम पैटर्न यहाँ फॉलो कर दो। तो प्लस को यहाँ ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? प्लस यहाँ आ जाएगा, और एरो यहाँ आ जाएगा, और एरो कैसा हो जाएगा? उल्टा। ओ आ जाएगा, इधर बॉक्स आ जाएगा, और क्रॉस का क्रॉस। ये मिलना चाहिए आपको, ठीक है। तो आप यहाँ से सीधे ही समझ सकते हो, जब एरो इधर आएगा ना, तो आप सबसे पहले एरो को पकड़ो। ऐसा एरो बनेगा। अब ऐसा एरो देखो, इसमें है नहीं है, डी ऑप्शन में नहीं है, सी में है, रुक जाओ, ए में है नहीं है, बी में है नहीं है, तो यही ऑप्शन आंसर होगा आपका। तो एलिमिनेशन से आप ऐसे जल्दी कर लोगे। मैं बस आपको समझा रहा हूँ पूरा फिगर बना के, ताकि आपको समझ में आए कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है। बट जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपको बस यही देखना है कि एरो इधर जाएगा और मिरर इमेज बनानी है ना। तो सेम करना है, एरो इधर जाएगा और मिरर इमेज बनानी है, तो ये मिलेगा। अब इसी एक एलिमेंट से आपके तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो बाकी आपको देखने की जरूरत ही नहीं है कुछ।
सी आपका आंसर। इसमें देख लेते हैं। अब देखिए ये जो बॉक्स था, ये पहले एक प्लेस शिफ्ट हुआ, फिर दूसरा प्लेस शिफ्ट हुआ, मतलब ये एक एक प्लेस आगे बढ़ रहा है। पहले यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, और यहाँ से अब यहाँ आ जाएगा, मतलब यहाँ पे बॉक्स आएगा। यहाँ पे बॉक्स है नहीं है, यहाँ पे बॉक्स है नहीं है, यहाँ पे बॉक्स है, यहाँ पे बॉक्स है नहीं है, आ गया आंसर। एक ही एलिमेंट, बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये आपका हो गया सीरीज, हमने फिगर सीरीज भी कर लिया, वर्ड सीरीज भी कर लिया, और हमने आपका न्यूमेरिकल सीरीज भी कर लिया। ठीक है, और सीरीज से क्वेश्चन आते हैं, लगभग 3-4 क्वेश्चन सीरीज से आते ही आते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, क्लासिफिकेशन हो गया है ना। अब आपका जो क्लासिफिकेशन है, आपका एनालॉजी है ना, आपका सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इनसे दो दो तीन तीन क्वेश्चन आते हैं सबसे, तो इनको प्लीज छोड़ के मत जाना। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है डॉट इन फिगर। भाई ये बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी। इसमें कुछ नहीं करना, डॉट की प्लेसमेंट देखनी है ना, और आंसर फिगर में मार्क करना है। ये मैक्सिमम लोगों को आता भी होगा, इसलिए बहुत जल्दी अपन ख़त्म कर लेते हैं। इसमें क्या है, मान लीजिए जैसे आपको ये दो फिगर दे रखे हैं, और इसमें एक डॉट दे रखा है, ये आपके क्वेश्चन में गिवन है। तो अब आपको डॉट की पोजीशन देखनी है कहाँ पे है। तो डॉट, इस डॉट की पोजीशन ट्राइंगल में भी है, एंड प्लस स्क्वायर में भी है। ठीक है, अब जो भी आंसर्स में आपके बने होंगे ना शेप, उसमें भी आपको एक ऐसी शेप चूज करनी है जिसमें एक सिंगल डॉट ट्राइंगल में भी आ जाए और स्क्वायर में भी आ जाए। ठीक है, जैसे मैं इसके लिए बनाऊं, मान लो इसके आंसर में ऑप्शन ए होता ये, तो क्या आप यहाँ पे एक ऐसा डॉट प्लेस कर सकते हो जो ट्राइंगल में भी आ जाए और स्क्वायर में भी आ जाए? नहीं, अगर आप ट्राइंगल में करोगे तो वो स्क्वायर में नहीं आएगा, और अगर आप स्क्वायर में करोगे तो वो ट्राइंगल में नहीं आएगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अब मान लो मैं ऐसे बना देता, ये ट्राइंगल है और ये स्क्वायर है, अगेन सेम प्रॉब्लम आएगी। ट्राइंगल में करा तो स्क्वायर में नहीं आया, स्क्वायर में करा तो ट्राइंगल में नहीं आया, ये भी नहीं होगा। अब मान लो मैं ऐसे बना देता कुछ, तो यहाँ पे अगर मैं प्लेस कर दूँ, तो क्या ये डॉट ट्राइंगल में है? हाँ है। भाई ये डॉट ट्राइंगल में भी है और ये डॉट स्क्वायर में भी है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो क्वेश्चन में जहाँ भी डॉट की पोजीशन है, वो पोजीशन आपके आंसर फिगर में फुलफिल होनी चाहिए, मतलब वो पॉसिबल होना चाहिए। ठीक है, इसको क्वेश्चन से देखते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, ये दे रखा है, ठीक है, अब मेरे को क्लियर दिख रहा है, इसमें जो एक डॉट है, ये ओनली किस में है? रेक्टेंगल में। ये वाला डॉट किस किस में है? ये रेक्टेंगल में भी है और इस सर्कल में भी है, ट्राइंगल में नहीं है, ट्राइंगल तो यहीं खत्म हो गया। तो ये वाला डॉट रेक्टेंगल प्लस सर्कल में है, और ये वाला डॉट, ये थर्ड वाला, ये जो है आपका, ये रेक्टेंगल में भी है और ट्राइंगल में भी है और सर्किल में भी है, ये तीनों में है। ठीक है, तो अब देखिए, क्या इसमें एक ऐसा डॉट है जो तीनों में है? ये ट्राइंगल और सर्किल में है, ये ट्राइंगल और रेक्टेंगल में है, और ये सिर्फ रेक्टेंगल में है, तो ये आंसर नहीं होगा। क्या इसमें एक ऐसा डॉट है जो तीनों में है? हाँ, ये वाला, ये देखिए ट्राइंगल में भी है, इस सर्कल में भी है, और ये इस रेक्टेंगल में भी है, मतलब जो भी ये सेप है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट डॉट चेक हो गया, ठीक है। अब एक ऐसा डॉट, ये वाला चेक हो गया। अब ऐसा डॉट भी चाहिए जो रेक्टेंगल में भी हो और सर्किल में भी हो। तो ये डॉट देखिए, क्या ये सर्किल में है? क्या ये रेक्टेंगल इसमें है। ये ट्राइंगल में नहीं है, तो दूसरी वाली कंडीशन भी फुलफिल हो गई। थर्ड कंडीशन देखिए, ओनली रेक्टेंगल में होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला डॉट जो है, तो ट्राइंगल से भी बाहर है और सर्किल से भी बाहर है, मतलब ओनली रेक्टेंगल में, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। तीनों डॉट की सिचुएशन फुलफिल हो गई। अब बाकी ऑप्शन चेक कर लेना, इसमें कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से आपको निकालना है। और जैसे सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, अब इसमें एक डॉट आ रहा है आपका ट्राइंगल प्लस स्क्वायर में। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड डॉट है, ये आ रहा है आपका सर्किल प्लस ट्राइंगल में, और थर्ड जो आ रहा है वो आ रहा है आपका ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल में, है ना। बात समझ में आ रही है? अब मैं अगर यहाँ डॉट प्लेस करूँ, तो ये ट्राइंगल और रेक्टेंगल में है, सर्किल से भी बाहर है और स्क्वायर से भी बाहर है। ठीक है,
एक डॉट मिल गया। अब अगर मैं यहाँ डॉट प्लेस करूँ तो ये ट्राइंगल में भी है और सर्किल में भी है, दूसरा डॉट ही मिल गया। अब अगर मैं यहाँ एक डॉट प्लेस करूँ तो ये सर्किल से बाहर है, रेक्टेंगल से बाहर है, लेकिन ये ट्राइंगल में है और स्क्वायर में है। तो ये आपका आंसर हो गया, मतलब तीनों कंडीशन इसी फर्स्ट फिगर पे फुलफिल हो गई। अगर आप इन तीनों में देखोगे तो आप नहीं मिला पाओगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए ट्राइंगल तो यही बन गया और रेक्टेंगल यहाँ बन रहा है, तो क्या ट्राइंगल और रेक्टेंगल में कभी कुछ कॉमन आ पाएगा? नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ ट्राइंगल तो बाहर है, सर्किल बाहर है, तो क्या कभी ट्राइंगल और सर्किल में कॉमन आ पाएगा? नहीं। सेम यहाँ पे भी नहीं आ पाएगा, ठीक है। चेक कर लेना। बात समझ में आई? अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखिए। अगेन आपका देखिए इसमें एक रेक्टेंगल में है और स्क्वायर में है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर मैं मार्क कर देता हूँ, इसका आंसर है डी, ठीक है। बट ये लोग, तुम चाहे वीडियो पॉज करके तुरंत सॉल्व करो, चाहे इसको बाद में सॉल्व करो, बट ये आप करना, ठीक है, एक प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि इजी है, ठीक है, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। एक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लो। बात समझ में आई? तो ये आपका डॉट इन फिगर है, बस आपको यही चेक करना है जो क्वेश्चन में दे रखा है, क्या ये कंडीशन किसी आंसर फिगर में पॉसिबल है या नहीं, पॉसिबिलिटी चेक करनी है, ओके। बात समझ में आई? हो गया। अब है आपके एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, ब्लड रिलेशन। इसके दो क्वेश्चन भाई आ ही जाते हैं, है ना। और इसको सॉल्व करने का सबसे आसान और अच्छा तरीका है फैमिली ट्री। फैमिली ट्री बनाओ और इजीली आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। अब फैमिली ट्री बनाते टाइम आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। पहली बात ये याद रखना कि जब भी आप जनरेशनल गैप डालोगे, जनरेशन का जब भी गैप डालोगे, तो आपको वर्टिकल मूव करना है ट्री बनाते टाइम। एग्जाम्पल से समझा दूंगा, बट अभी ये चीज़ सुनिए। अगर आप सेम जनरेशन में डील कर रहे हो तो आपको हॉरिजॉन्टल मूव करना है, ठीक है। अगर आप किसी मेल को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो यूज़ प्लस, अगर आप किसी फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो यूज़ माइनस, ओके। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए मेरे पास एक लाइन लिखी है, ए इज़ फादर ऑफ बी। अगली लाइन लिखी है, बी इज़ वाइफ ऑफ सी, ठीक है। अब इसके लिए मेरे को फैमिली ट्री बनाना है, तो इसने बोला है ए इज़ फादर ऑफ बी, तो ए फादर है किसका? बी का, मतलब जनरेशन का गैप है ना, एक सन है एक फादर है, जनरेशनल गैप आ गया। तो मैं वर्टिकली मूव करूंगा, मतलब मैंने अगर ए यहाँ लिखा है तो मैं बी को वर्टिकली मूव करके लिखूंगा, ठीक है। अब ए फादर है, तो ए का जेंडर मेरे को पता चल गया, ये क्या होगा? मेल होगा। क्या अभी फर्स्ट लाइन पढ़ के, ओनली फर्स्ट लाइन पढ़ के क्या मैं बी का जेंडर बता सकता हूँ? नहीं, नहीं पता। लेकिन सेकंड लाइन मैंने पढ़ी, बी क्या है? वाइफ है सी की। अब वाइफ और हस्बैंड जो होते हैं वो सेम जनरेशन में होते हैं, तो अब आप हॉरिजॉन्टली मूव करोगे, तो मैं सी को यहाँ बना देता हूँ। तो बी क्या है? वाइफ है, तो वाइफ होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा? फीमेल। और सी को क्या होना पड़ेगा? मेल। अब देखिए ये आपका ट्री बन गया, बट मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूंगा, जो आप ये एरो बना रहे हो ना, एरो के ऊपर इनका रिलेशन लिख लेना। तो ए क्या था? फादर था। और बी क्या है? डॉटर है, फीमेल है ना ये। बी क्या है? वाइफ है। और सी क्या है? हस्बैंड है। क्योंकि क्या होगा, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक थर्ड लाइन और ऐड कर दूं आपके लिए, कि डी क्या है? हस्बैंड ऑफ बी, सॉरी, डी है ब्रदर, ब्रदर ऑफ बी। तो देखिए ब्रदर सिस्टर भी क्या होते हैं? सेम जनरेशन में होते हैं। अगेन आप सेम जनरेशन में डी को मार्क करोगे, डी अगेन प्लस है क्योंकि वो मेल है ना। अब मान लो आप ये नहीं लिखते, मान लो आप ये नहीं लिख रहे हो, ठीक है, आप ये नहीं लिख रहे हो, तो क्या आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि कौन हस्बैंड वाइफ है? अब यहाँ भी मेल है और यहाँ भी मेल है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इससे अच्छा है भाई लिख लो पहले, ये वाइफ हस्बैंड है और ये ब्रदर सिस्टर है, ताकि कुछ भी जब भी वो पूछेगा तो आप इजीली आंसर कर पाओ, है ना। बाद में दोबारा क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े कि भाई डी कौन था, सी कौन था, ए कौन था। पहले ही लिख लो, ए फादर है, डी ब्रदर है, सी हस्बैंड है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से आपको फैमिली ट्री बनाना है और इजीली आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। देखते हैं कैसे। अब देखिए ये बोल रहा है कि गरिमा इज द वाइफ ऑफ कनिकाज ब्रदर, ठीक है। तो कोई गरिमा है,
ये आपकी गरिमा है, ठीक है। ये क्या है आपकी, वाइफ है किसी की, वाइफ है। अब इसका हस्बैंड है तो ये मेल होगा, मेरे को इसका नाम नहीं पता है अभी। बट ये जो इसका हस्बैंड है वो किसका भाई है, कनिका का भाई है। तो ये, अगर मैं कनिका ड्रॉ करूं तो कनिका कनिका क्या होगी इसकी सिस्टर, ये क्या होगा ब्रदर। इतनी बात समझ में आई। ये क्या है, गरिमा कनिका के भाई की वाइफ है। तो ये कनिका है, कनिका का भाई, भाई ये रहा ब्रदर, और उसकी वाइफ ये रही गरिमा। बात समझ में आई। आगे बोल रहा है कनिका इज द डॉटर ऑफ किशोर, मतलब कनिका डॉटर है, इसके फादर हैं कौन, किशोर। बात समझ में आई। हु इज द हस्बैंड ऑफ सुजाता, मतलब किशोर क्या है, सुजाता के हस्बैंड, मतलब किशोर की वाइफ कौन है, सुजाता। वाइफ है तो फीमेल होगी, इसलिए माइनस किशोर प्लस कनिका माइनस। बात समझ में आ रही है। अब ये कह रहा है कि पीयूष इज द सन ऑफ सुजाताज ओनली सन अमन। अब देखिए जो सुजाता है ना, सुजाता किसकी वाइफ है, किशोर की। ये क्या हो गई हस्बैंड वाइफ। इनकी बेटी कौन है, कनिका, और कनिका का भाई ये रहा। तो जो कनिका का भाई होगा वो इन दोनों का क्या होगा, जो कनिका का जो भाई है वो सुजाता और किशोर का क्या होगा, सन। तो यही इनका सन होगा। और दे क्या रखा है, सुजाता का सन कौन है, सुजाता का ओनली सन कौन है, अमन, मतलब ये अमन था, ठीक है। और एक चीज ये दे रखी है, पीयूष इज द सन ऑफ सुजाताज ओनली सन अमन, मतलब पीयूष किसका सन है, अमन का। सुजाता के ओनली सन अमन का सन है कौन, पीयूष। भाई ये थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग सकता है, बट एक एक लाइन पढ़ोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। इसने बोला है कि पहले ये पढ़ो, सुजाता का ओनली सन कौन है, अमन। तो सुजाता और किशोर की बेटी है कनिका, और सुजाता और किशोर का ओनली सन है अमन। आगे लिखा है पीयूष उसका बेटा है अमन का, तो पीयूष मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये फादर और कौन हो गए, सन, ठीक है। अब कह रहा है हाउ इज अमन रिलेटेड टू किशोर, अमन कौन है, किशोर का बेटा है, सन हो जाएगा। अच्छा अगर ये पूछता, मान लीजिए मैं क्वेश्चन चेंज कर दूं, हाउ किशोर इज रिलेटेड टू अमन, तो किशोर कैसे रिलेट करता, फादर। अब हमेशा याद रखना किसका रिलेशन किसके रेस्पेक्ट में पूछा है। इसने पूछा है अमन का रिलेशन किशोर के रेस्पेक्ट में। किशोर का कौन लगता है, तो किशोर का क्या लगता है, ये सन लगता है। वहीं अगर पूछता सन, सॉरी, वहीं अगर पूछता किशोर अमन का क्या लगता है, तो किशोर अमन का फादर लगता है, ठीक है। अगर आपको 50% भी क्लियर हुआ है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इसमें दो ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक तो जैसे डायरेक्ट स्टेटमेंट इसमें लिखे हुए हैं, दूसरे आते हैं ये किसी को इंट्रोड्यूस करने वाले, किसी की तरफ पॉइंट आउट करके आप उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हो, जैसे यहाँ पे ये कर रहा है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए फोटोग्राफ। विनोद कहता है भाई, क्या कहता है विनोद, सी इज द डॉटर ऑफ माई वाइफ्स ऑन वाइफ्स मदर्स ओनली डॉटर, हाउ इज विनोद रिलेटेड टू द गर्ल इन द फोटोग्राफ। मतलब क्लियर दिख गया कि विनोद किसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है, एक गर्ल की तरफ इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो विनोद का ही रिलेशन पूछा है तो मैं पहले विनोद को ही लिख लेता हूँ, ठीक है। ये आपके हैं विनोद भाई साहब, ठीक है। अब विनोद मैंने लिखा है ना, तो विनोद से रिलेटेड मेरे को एक रिलेशन चाहिए फैमिली ट्री को आगे बढ़ाने के लिए। सीधी सी बात है ना, क्योंकि मैं अभी बस विनोद को जानता हूँ। तो ढूंढो भाई, सी इज द डॉटर, अभी कुछ नहीं पता, ऑफ माई वाइफ, मतलब विनोद की क्या है, वाइफ है, वाइफ की माँ है। तो ये क्या हो जाएगा इनका रिलेशन, मदर एंड डॉटर वाला। वाइफ की माँ की ओनली डॉटर है, तो जो वाइफ की माँ होगी, देखिए ये वाइफ है, इसकी माँ ये है, इस माँ की ओनली डॉटर कौन होगी, ये खुद वाइफ। तो इतनी लाइन का मतलब क्या निकला, इसकी वाइफ। और वो जिसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है सी, वो क्या है, डॉटर है इसकी, किसकी, इसकी वाइफ की। तो ये जो लड़की है जिसकी तरफ इसने पॉइंट आउट किया, जो गर्ल है, ये इसकी वाइफ की क्या है, डॉटर है। तो इसकी क्या लगेगी, ये डॉटर ही लगेगी। तो विनोद इसका क्या लगेगा, गर्ल का फादर, फादर आ जाएगा आंसर। बात समझ में आई। तो ये जो इसने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है घुमाने के लिए, आपको पता होना चाहिए वाइफ की माँ की बेटी कौन होगी, खुद वाइफ होगी, और उसकी डॉटर है, उसकी डॉटर बना दी।
अब वाइफ की डॉटर होगी तो खुद की भी डॉटर ही होगी, तो खुद कौन लगेगा, फादर। ठीक है। फिर आते हैं आपके इस टाइप के क्वेश्चन जो अभी ट्रेंड में है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा ट्रेंड में है अभी। ठीक है, तो ये इजी है। अब ये सब ऊपर का कभी मत पढ़ना पहले। ठीक है, आप सीधे ये इक्वेशन पढ़ो जिस इक्वेशन पे वो फैमिली ट्री बनवाना चाहता है, उसके अकॉर्डिंग हम आगे चलेंगे। अब इसने क्या बोला है, एम डिवाइड बाई एन, एम डिवाइड बाई एन। अब पहले देखो एम डिवाइड बाई एन का मतलब क्या है, ये रहा। टी डिवाइड बाई यू का मतलब है टी इज द सन ऑफ यू। ऐसे ही एम डिवाइड बाई एन का मतलब क्या होगा, एम इज द सन ऑफ एन। तो एम क्या है, एन का सन। मैं इसको थोड़ा नीचे बना लेता हूँ, वेट। तो जो एम है वो एन का क्या है, सन है। अब ये फादर भी हो सकता है, मदर भी हो सकती है, एन के बारे में मेरे को नहीं पता, बट ये सन है तो ये पॉजिटिव होगा। क्लियर है। अब अगली लाइन में बोल रहा है एन प्लस ओ। अब प्लस ढूंढो, प्लस ये रहा। टी प्लस यू का मतलब क्या है, टी इज द मदर ऑफ यू। तो एन प्लस ओ का मतलब क्या होगा, एन इज द मदर ऑफ ओ। तो एक एन क्या हो गई, मदर हो गई, मतलब ये नेगेटिव है। मतलब इसका कोई ओ नाम का या तो बेटा है या बेटी है, आई डोंट नो, बट ये उसकी मदर है। ठीक है, एन प्लस ओ का मतलब क्या, एन इज द मदर ऑफ ओ। ठीक है। अब ओ माइनस पी, ओ माइनस पी, ओ माइनस पी रखोगे तो यहाँ लिख रहा है ओ माइनस पी का मतलब ओ इज द हस्बैंड ऑफ पी। मतलब ये भी क्या है, मेल है। ओ क्या है, पी का हस्बैंड, तो ये वाइफ होगी। बात समझ में आई। पहले आप देखोगे एम डिवाइड बाई एन, मतलब एम इज द सन ऑफ एन। फिर आप देखोगे एन प्लस ओ, मतलब एन इज द मदर ऑफ ओ। फिर आप देखोगे ओ माइनस पी, मतलब ओ इज द हस्बैंड ऑफ पी। तो इनको हस्बैंड वाइफ बना दिया, सेम जनरेशन इसलिए ओरिजेंटल चल रहे हैं। ये मदर सन है तो इसलिए वर्टिकल मूव कर रहे हैं। तो अब पूछ रहा है व्हाट इज द रिलेशन ऑफ एन एंड एन विद पी। एन का पी के साथ क्या रिलेशन है, मदर इन लॉ लगी ना। इसके बेटे की वाइफ इसकी क्या लगेगी, मतलब बेटे की जो वाइफ है उसको क्या बोलेगी, मदर इन लॉ। हस्बैंड की माँ क्या लगती है, मदर इन लॉ लगती है ना। तो ये पी के हस्बैंड की माँ है एन, तो पी कैसे रिलेट करेगी एन से, मदर इन लॉ। बात समझ में आई। आगे चलते हैं। अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन। फिर बोलूँगा ये अभी मत पढ़ना, जब आप इसको करोगे तो आपको पढ़ना है। ठीक है। अब पहले बोल रहा है जी डिवाइड बाई एच। अब जी डिवाइड बाई एच का मतलब क्या होगा, जी डिवाइड बाई एच का मतलब कि जी इज द मदर ऑफ एच। तो जी को बना दो मदर, और एच को अभी मेरे को नहीं पता सन है या डॉटर है। ठीक है। अब कह रहा है ये एच मल्टीप्लाई बाई आई। तो एच मल्टीप्लाई बाई आई का मतलब क्या होगा, एच इज द ब्रदर ऑफ आई। तो एच क्या है, ब्रदर है किसका, आई का। ब्रदर है तो ऑब्वियस सी बात है मेल होगा, मेल हो गया तो ये सन होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट कह रहा है आई माइनस जे। आई माइनस जे का मतलब है आई इज द वाइफ ऑफ जे। आई क्या है, वाइफ है किसकी, जे की। तो ऑब्वियस सी बात है ये मेल होगा, ये फीमेल होगी। तो ये फीमेल है तो ये इसकी सिस्टर होगी, ब्रदर सिस्टर। अब लास्ट बचा है जे प्लस के। लास्ट क्या है, जे प्लस के। तो जे प्लस के का मतलब क्या होगा, जे इज द फादर ऑफ के। तो जे क्या है, फादर है किसका, के का। अब पूछा गया है इसने हाउ जी इज रिलेटेड टू के। तो भाई ये क्या है, के है। ये क्या है, के फादर। ये क्या है, के की मदर। ये क्या है, के की मदर। और ये क्या है, आई की मदर। ये ब्रदर सिस्टर है ना। तो जी अगर एच की माँ है तो आई की भी माँ होगी। तो के की माँ कौन है, आई। और आई की माँ कौन है, जी। तो मदर्स मदर, मतलब मदर की मदर है जी। तो ये आपका आंसर होगा।
इस तरह से आपको ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन करने हैं, फैमिली ट्री बनाने हैं, एक एक लाइन पढ़ते जाओ, ट्री बनाते जाओ। ठीक है, कोई डाउट आ रहा है भाई, क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना रिफाइन होगा, नो डाउट। कोई डाउट आ रहा है तो टेलीग्राम पे पोस्ट कर सकते हो, है ना। ये रहा टेलीग्राम। ओके, इसके बाद बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक जो है आपका वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम में क्या करते हो आप, किसी भी एंटिटी को या किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को एज ए सर्किल और ट्राइंगल या स्क्वायर कुछ भी फॉर्म में शो करते हो। ठीक है, अब अगर वो कॉमन है उनमें कुछ तो वो क्रॉस करेंगे, अगर कॉमन नहीं है तो क्रॉस नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ आप वुमेन है एंड इंजीनियर है। ठीक है, अब ये मैंने बना दिया वुमेन का सर्किल और ये मैंने बना दिया इंजीनियर का सर्किल। तो क्या ये सही है? अब ये दोनों सर्किल सेपरेट हैं, सेपरेट हैं इसका मतलब ये शो कर रहा है कि विमेन इंजीनियर नहीं हो सकती। बट क्या ये पॉसिबल है? नहीं। भाई कुछ विमेन तो होंगी ना जो इंजीनियर होंगी। तो मैं अगर इसको ऐसे बना दूँ, ये विमेन का सर्किल है और ये इंजीनियर का सर्किल है, तो ये जो कॉमन एरिया है ये शो कर रहा है भाई कुछ वुमेन हैं जो इंजीनियर भी हैं। सही बात है, कुछ वुमेन होंगी जो इंजीनियर नहीं होंगी। जो बाकी का एरिया बच गया है, जो ये बाकी का एरिया बच गया है, ये बताएगा कि कुछ वुमेन ऐसी भी हैं जो इंजीनियर नहीं है। सही बात है, ये इसमें जो एरिया बच गया है वो बताएगा कि कुछ इंजीनियर ऐसे हैं। यहाँ पे जो एरिया है ये बताएगा कुछ इंजीनियर ऐसे हैं जो वुमेन नहीं है। ये भी सही बात है। तो सबसे बेस्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? ये वाला। अच्छा, अब मान लीजिए मैं रिप्रेजेंट करूँ मेल एंड वुमेन को, तो भाई ये मेल का सर्किल एंड ये वुमेन का सर्किल। बिल्कुल सही है, क्योंकि मेल एंड वुमेन में कुछ कॉमन नहीं हो सकता ना, अगर वो मेल है तो वो वुमेन कैसे होगा। बात समझ में आई? ठीक है, अब मेरे को बनाना होता मान लो फादर और मेल। ये मैंने फादर बना दिया, ये मैंने मेल बना दिया। तो क्या ये सारे फादर मेल होते हैं? क्या ऐसा भी है कोई फादर फीमेल हो सकता है? नहीं हो सकता ना। फादर सारे ही मेल होंगे, सारे का मतलब ये पूरा का पूरा सर्किल इस मेल के अंदर आएगा। तो अगर मैं इसका राइट रिप्रेजेंटेशन करूं तो ये तो गलत है। अगर मैं इसका राइट रिप्रेजेंटेशन करूं तो ये मेल के सर्किल में फादर का सर्किल आएगा ना। भाई फादर कभी भी मेल से अलग नहीं हो सकता, फादर मेल ही होगा, मदर फीमेल ही होगी, है ना। तो सारे फादर मेल हैं, सारे फादर। तो कंप्लीट जो पूरा ग्रुप है वो मेल है, तो वो कंप्लीटली इसलिए इसको अंदर डाल दिया हमने। ठीक है, क्वेश्चन से समझते हैं। अब पहले में दे रखे हैं हमको 3 सर्किल और ये पूछ रहा है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा बेटर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑप्शन वाइज चेक कर लेते हैं। तो भाई मैंने बना लिए 3 सर्किल। पहले ऑप्शन के हिसाब से एक सर्किल विमेन का, एक ड्राइवर का और एक आर्किटेक्ट का। तो इसके हिसाब से क्या कह रहा है ये, विमेन आर्किटेक्ट नहीं हो सकती। क्या ये सही है? क्यों भाई बताओ। अब ये मत कहना कि हाँ सर सही बात है ना। विमेन को घर बनाना कहाँ आता है, वो तो घर तोड़ती हैं, तो आर्किटेक्ट नहीं हो सकती है। फिर या फिर ये बोल दो कि सर गाड़ी में राइट इंडिकेटर देके लेफ्ट मोड़ देती हैं तो ड्राइवर भी नहीं होती। सही है, बिल्कुल अलग रखो इनको भाई, ऐसा नहीं चलता। ठीक है, तो विमेन आर्किटेक्ट भी हो सकती है ना, और विमेन ड्राइवर भी हो सकती हैं। तो भाई अगर इनको अलग अलग रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ये गलत है, मतलब पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन चेक कर लो। दूसरे ऑप्शन के लिए मैंने 3 सर्किल बना दिए, कार, व्हीकल और स्कूटर। अब क्या कार कोई व्हीकल नहीं है? फिर इनको अलग अलग क्यों कर रहे हो भाई? कार तो कंप्लीटली व्हीकल में आना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। डॉक्टर, टैक्सपेयर और नर्सेज, इसको बनाओ। 1 2 3। डॉक्टर, टैक्सपेयर और नर्सेज। इसका मतलब ये है डॉक्टर और टैक्स पेयर अलग है, मतलब डॉक्टर टैक्स पे नहीं करते। क्या ऐसा है? नहीं। कुछ डॉक्टर तो होंगे ना जिनकी इनकम अच्छी होगी, वो तो टैक्स पे करेंगे ना। तो कुछ तो कॉमन आना चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। बचा ये, चेक कर लो। वैसे तो यही आंसर होगा, बट फिर भी चेक कर लो। प्रिंटर, टेलीविज़न और वॉशिंग मशीन। हाँ सही है, प्रिंटर वॉशिंग मशीन नहीं हो सकता, प्रिंटर टेलीविज़न नहीं हो सकता, इनमें कुछ कॉमन नहीं हो सकता। ये सही है भाई। बात समझ में आ रही है कैसे चेक करना है? ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और ये इजी है। अब ये कह रहा है इन द फॉलोइंग डायग्राम पेंटागन जो है वो स्टैंड करता है एथलीट्स के लिए। मतलब ये जो आपका बना हुआ है दिस इज फॉर एथलीट्स। हेक्सागन स्टैंड्स फॉर इंडियंस। तो जो आपका ये हेक्सागन बना हुआ है ये है भाई साहब आपके इंडियंस। ठीक है, और सर्किल फॉर मेडलिस्ट। तो जो आपका सर्किल है ये है आपके मेडलिस्ट। कोई बात नहीं। अब पूछा इसने द नंबर गिवन इन द डिफरेंट सेगमेंट्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पर्सन ऑफ दैट कैटेगरी। ओके,
इस मतलब इस 11 का मतलब क्या है, ये 11 लोग एथलीट्स हैं, ठीक है। अब इस 5 का मतलब क्या है कि 5 लोग एथलीट भी हैं और इंडियन भी हैं, क्योंकि ये कॉमन आ रहा है ना हेक्सागन में और पेंटागन में, ठीक है, कॉमन आ रहा है तो दोनों में होगा, मतलब एथलीट भी होगा और इंडियन भी होगा। अब इसने पूछा कि हाउ मैनी इंडियंस आर मेडलिस्ट बट नॉट एथलीट। पहली लाइन मैंने पढ़ी नॉट एथलीट, मतलब मेरे को एथलीट नहीं चाहिए, तो भाई एथलीट वाला हटा दो पूरा, मैंने इसको कर दिया डार्क, कर दिया डार्क। अब मेरे पास बचता ही है, अब इसने पूछा है इंडियन भी होना चाहिए और मेडलिस्ट भी होना चाहिए, मतलब वो जो एंटिटी है, जो जो क्वांटिटी है, वो हेक्सागन में भी होनी चाहिए और सर्किल में भी होनी चाहिए। तो हेक्सागन और सर्किल में एक ही चीज़ कॉमन दिख रही है मेरे को, तो ये 7, तो यही 7 आपका आंसर होगा। आई बात समझ में? इसको हटा देता हूँ, नहीं तो बाद में आपको पीडीएफ पढ़ने में दिक्कत आएगी, बट मैंने समझाने के लिए आपको समझा दिया, ठीक है। जिसका मना कर रहा है ना, उसको कंप्लीटली डिस्कार्ड कर दो, ठीक है, इसको हटा दो। बाकी जिनका पूछा है उनमें कॉमन ले लो, इंडियन और इसमें कॉमन क्या है, 7। अगर पूछता ओनली मेडलिस्ट तो 20 आ जाता आंसर, ठीक है। अगर पूछता ओनली इंडियंस तो 2 आ जाता आंसर। अब इंडियन भी है मेडलिस्ट भी है तो 7 आ गया। बात समझ में आ रही है? इस तरह के क्वेश्चन। अब अगला कह रहा है सिलेक्ट द वेन डायग्राम द बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग क्लासेस, स्कूल टीचर एंड एम्प्लॉय। अब मान लो मैं स्कूल बना लेता हूँ, तो टीचर कहाँ होगा, स्कूल के अंदर होगा स्कूल के बाहर होगा? भाई टीचर स्कूल के अंदर होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या कन्फ्यूजन हो सकता है कि सर टीचर स्कूल के बाहर भी हो सकते हैं, तो स्कूल ऐसा होना चाहिए और टीचर ऐसे होने चाहिए, है ना। ये कुछ टीचर होंगे जो स्कूल में होंगे और ये कुछ टीचर होंगे जो स्कूल के बाहर होंगे, मतलब ट्यूशन क्लासेस में, कोचिंग क्लासेस में। बट नहीं, जो आइडियल जो आप सिचुएशन मानोगे ना, उसमें टीचर स्कूल में ही होते हैं, है ना, या कॉलेज में होते हैं, ठीक है। स्कूल का मतलब वही है, एक इंस्टीट्यूट जहाँ पे आप पढ़ रहे हो, ठीक है। अब ये कोचिंग ट्यूशन ये सेकेंडरी होता है, ये प्राइमरी नहीं है ना। तो आप यही मान के चलोगे कि टीचर कहाँ पे होते हैं, स्कूल में ही होते हैं, ठीक है। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन होगा स्कूल और टीचर का। तो क्या इसमें दिख रहा है? नहीं, 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 यही है बस, ये हो गया आंसर। बाकी और अगर क्लैरिटी चाहिए तो इसमें एक और चीज़ आ रही है, एम्प्लॉय, है ना। तो स्कूल में कुछ एम्प्लॉय भी होंगे और टीचर भी तो एम्प्लॉय होता है, तो बस हो गया आंसर, ठीक है। तो इसमें आपको कॉमन लेना पड़ेगा टीचर और स्कूल में। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है ना, ये एम्प्लॉय हैं, ये अदर एम्प्लॉयज़ हैं जो टीचर नहीं है। स्कूल में अदर एम्प्लॉयज़ भी तो होते हैं, है ना। लाइब्रेरियन होता है ना, अकाउंट्स के लिए होते हैं, मैनेजमेंट के लिए होते हैं, ये वो एम्प्लॉयज़ हैं। तो एम्प्लॉयज़ स्कूल में भी होंगे और स्कूल के बाहर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वहाँ पे भी एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो ये बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है, तो ये आपका आंसर हो गया। बाकी एलिमिनेट करोगे तो स्कूल के अंदर टीचर बनाते ही आपका 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ये आंसर आ गया। क्लियर है? अब पूछ रहा है ह्यूमन, मेल एंड एनिमल। तो भाई एनिमल जो होता है ना, मतलब लिविंग क्रिएचर एक्सेप्ट प्लांट्स एंड ट्रीज, ओके। ये मत सोचना एनिमल का मतलब जानवर। तो ह्यूमन भी क्या है, एनिमल ही है। तो जो ह्यूमन वाला सर्किल है वो एनिमल के अंदर ही आएगा। एनिमल के अंदर होना चाहिए, ह्यूमन का सर्किल है, है नहीं है ठीक है, अंदर नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ ह्यूमन एनिमल है कुछ नहीं है, भाई सारे ही हम एनिमल हैं, ठीक है। कुछ मेल होंगे कुछ फीमेल होंगे, ये वाले फीमेल हो गए ये वाले मेल हो गए, ये आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? मेल भी पूछा ना इसने, तो ये जो मेल का रिमेनिंग पार्ट है ये उनको बताता है जो ह्यूमंस नहीं है, जैसे आपका लायन हो गया, टाइगर हो गया, जो भी, ठीक है। इजी है ये। अब आपका पूछा है प्रॉफिट, डिविडेंड एंड बोनस। देखिए डिविडेंड एंड बोनस का मतलब आपको पता होना चाहिए, देन एनली यू कैन सॉल्व इट। डिविडेंड होता है जैसे आप किसी भी कंपनी का शेयर होल्ड करते हो ना, और वो कंपनी अच्छा प्रॉफिट कर रही है, कंपनी अच्छा प्रॉफिट कर रही है, तो वो आपके शेयर्स को बढ़ा देती है। फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए मैंने 100 शेयर खरीदे टाटा के, ठीक है, या किसी भी कंपनी के, उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, तो एज ए, है ना, एज ए कंपेंसेशन, है ना, कि उनको अच्छा प्रॉफिट हुआ है, खुशी में वो मेरे को हो सकता है 5 शेयर एक्स्ट्रा दे दें। तो डिविडेंड है तो प्रॉफिट का ही पार्ट, लेकिन ये एक तरह की शेयर है, ठीक है, ये कैश या कोई रिवॉर्ड प्राइस नहीं है। जहाँ पे बोनस होता है, बोनस रिवॉर्ड होता है, ठीक है, वो कैश में मिलेगा। जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो आपको बोनस कैश में मिलता है, ठीक है, या कोई प्राइज मिलती है या कुछ भी मिलता है, ठीक है।
तो डिविडेंड एंड बोनस है तो दोनों प्रॉफिट ही, आपके लिए तो प्रॉफिट ही हैं, बट अलग अलग हैं। तो आएंगे तो दोनों प्रॉफिट में ही। अगर मैं इस प्रॉफिट को बनाऊं तो ये डिविडेंड होगा, ये बोनस होगा, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। ऐसा कहीं है? हाँ है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब एक दोबारा उसी तरह का क्वेश्चन आ गया। अब ये कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ट्राइंगल रिप्रेजेंट करता है अर्बन मैन को, ठीक है। स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। और सर्किल रिप्रेजेंट करता है अनएम्प्लॉयड को, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज वेन डायग्राम रिप्रेजेंट ओनली अर्बन मैन एम्प्लॉयज़। मतलब अर्बन मैन भी होनी चाहिए, एम्प्लॉयड भी होनी चाहिए, मतलब अनएम्प्लॉयड हमें नहीं चाहिए। अगेन, तो अनएम्प्लॉयड जो हैं उनको मैं डार्क कर दूंगा, हटा दूंगा। तो ये बचा। अब मेरे को अर्बन मैन भी चाहिए और एम्प्लॉयज़ भी चाहिए। तो भाई मेरे को यही कॉमन दिख रहा है बस 12, जो अर्बन मैन भी है और एम्प्लॉयज़ भी है, दोनों में आ रहा है। अगर 9 को देखूँ तो वो सिर्फ अर्बन मैन में आ रहा है, 6 को देखूँ तो एम्प्लॉयज़ में आ रहा है, लेकिन 12 अर्बन मैन में भी है और एम्प्लॉयज़ में भी है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आ रही है बात समझ? तो ये था आपका वेन डायग्राम, ठीक है। इजी है, इसके और क्वेश्चन लगाओगे इजीली हो जाएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। बिल्कुल इजी है, जैसे जैसे बोलता जाएगा वैसे वैसे आप चलते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। बस इसमें एक बात समझाने की है। कई बार वो बोलता है कि इन द मॉर्निंग, है ना, आप चल रहे हो इन द डायरेक्शन ऑफ योर शैडो। मतलब डायरेक्शन, देखिए नॉर्मली तो वो क्या बोलता है कि एक पर्सन है, वो 5 किलोमीटर नॉर्थ गया, फिर 4 किलोमीटर ईस्ट गया, फिर 2 किलोमीटर साउथ गया, ठीक है, इस तरह से। बट कई बार क्या करेगा वो, नॉर्थ ईस्ट साउथ ना बोल के ऐसे बोलेगा कि ड्यूरिंग द मॉर्निंग वन पर्सन स्टार्टेड ट्रैवलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ हिज शैडो। तो आप कैसे डायरेक्शन का पता लगाओगे? अब मॉर्निंग है ना, तो सन कहाँ पे होता है? अगर मैं ड्रॉ करूँ, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो सन कहाँ पे होता है? ईस्ट में, ड्यूरिंग द मॉर्निंग। अगर आप यहाँ खड़े हो तो आपकी शैडो किधर बनेगी? इधर। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि आप शैडो की डायरेक्शन में चलना शुरू करते हो, मतलब आप वेस्ट में चलना शुरू कर रहे हो, ठीक है। शैडो की डायरेक्शन में चलने का मतलब है वेस्ट डायरेक्शन में चलना। अब बोलता अगर अपोजिट टू द शैडो चल रहे हो, मतलब ईस्ट डायरेक्शन में चल रहे हो। इतना, इतनी क्लैरिटी आपके माइंड में होनी चाहिए बस, कि अगर वो मॉर्निंग बोल रहा है और बोल रहा है कि शैडो की डायरेक्शन में, तो आपको पता होना चाहिए मॉर्निंग में शैडो वेस्ट साइड बनती है, तो मेरे को वेस्ट साइड चलना है। बोल रहा है अपोजिट टू द शैडो चलना है, तो आपको पता होना चाहिए अपोजिट टू द शैडो ईस्ट होगा। वहीं अगर बोल दे भाई इवनिंग है, तो इवनिंग में आपको पता होना चाहिए सन वेस्ट में होता है, और अगर आप यहाँ खड़े हो तो आपकी शैडो ईस्ट में बनेगी। तो अगर इवनिंग में बोले कि शैडो की डायरेक्शन में चलना है, तो इवनिंग में शैडो किधर बन रही है? ईस्ट में, तो आप ईस्ट चलोगे। अगर इवनिंग में बोले शैडो के अपोजिट चलना है, तो आप चलोगे वेस्ट में। बस। बाकी मैक्सिमम केसेस में वो क्लियर बोलता है कि नॉर्थ चलना है, साउथ चलना है, तो कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ एक चीज़ और, अगर वो बोल रहा है कि राइट मुड़ना है, मान लीजिए आप ऐसे जा रहे थे, अब आपको राइट मुड़ना है, तो आप इधर मुड़ोगे ना, दिस इज़ योर राइट। तो याद रखना जो राइट होता है ना, राइट टर्न, वो हमेशा क्लॉकवाइज होता है। और जो लेफ्ट टर्न होता है, मान लीजिए आप ऐसे चल रहे थे, लेफ्ट मुड़ना होता तो यूं मुड़ते, तो ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। क्लॉकवाइज मतलब पता है ना, जिस डायरेक्शन में क्लॉक चलती है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब उसका उल्टा। तो राइट टर्न हमेशा क्लॉकवाइज है और लेफ्ट टर्न हमेशा एंटी क्लॉकवाइज है। ये याद रखना, चाहे आप किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। बोल दिया राइट टर्न मतलब क्लॉकवाइज मुड़ जाओ, बोल दिया लेफ्ट टर्न मतलब एंटी क्लॉकवाइज मुड़ जाओ। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। एक पर्सन है जो स्टार्ट करता है फ्रॉम पॉइंट एच। अब मान लीजिए ये पॉइंट एच है, यहाँ से इसने स्टार्ट किया। अब ये बोल रहा है कि मूव करता है 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। अब इसने क्लियर लिख रखा है, ठीक है, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ये 4 हो गया। अब बोल रहा है कि ही टर्न लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब मैंने क्या बोला? एंटी क्लॉकवाइज, मुड़ गए भैया लेफ्ट। और मूव करता है 6 किलोमीटर। ये आ गया आपका 6 किलोमीटर। ही देन टर्न राइट। राइट का मतलब क्लॉकवाइज, तो ये मुड़ गए राइट। और मूव करता है 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर आ गए। देन टर्न लेफ्ट, अगेन एंटी क्लॉकवाइज, एंड मूव 1 किलोमीटर। देन टेक ए लेफ्ट, अगेन एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होती है, ठीक है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होती है। अब बोल रहे हैं कि फिर से लेफ्ट लेगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेगा, और मूव करता है 6 किलोमीटर। तो 2 ये और 4 ये, मतलब इसके जस्ट नीचे आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा 6 किलोमीटर चल के, है ना, क्योंकि
2 + 4 ही तो 6 होगा। अब ये कह रहा है कि स्टॉप कर देता है पॉइंट डी पे, तो ये पॉइंट डी है। हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन डज ही नीड टू मूव टू रीच पॉइंट एच। ये बोल रहा है कि इस डी पॉइंट से एच पॉइंट पे जाने के लिए उसको किस डायरेक्शन में कितना चलना पड़ेगा। तो इस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। अब ये डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ। कितना चलना पड़ेगा, इतना चलना पड़ेगा। इतना कितना, 6 + 1 मतलब 7 किलोमीटर। ये 1 था ना, अरे मेरे भाई, ये 1 था तो ये भी 1 होगा, ये 6 था तो ये भी 6 होगा। तो टोटल 6 + 1 मतलब 7 चलना पड़ेगा। किस डायरेक्शन में, नॉर्थ में। तो 7 चलना पड़ेगा नॉर्थ में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बोल रहा है राम डिपार्ट करता है फ्रॉम हिज होम एट 5 AM। ठीक है, एंड स्टार्ट रनिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। भाई मान लो यहाँ से चल रहा है, नॉर्थ में जा रहा है। कितने किलोमीटर, 50 किलोमीटर। देन टर्न राइट, राइट मतलब क्लॉकवाइज, फिर चलता है 50 किलोमीटर। देन फिर राइट मतलब फिर क्लॉकवाइज, फिर चलता है 30 किलोमीटर। ठीक है, लास्टली ही टर्न राइट, फिर क्लॉकवाइज मुड़ना है और फिर 50 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ आ जाएगा ना, ये भी 50 तो ये भी 50, और ये 30 तो ये भी 30। ये टोटल कितना था, 50 था। ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, 30 है। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना बचेगा, 20। ये वाला पार्ट कितना बचेगा, 20। इसने पूछा क्या है कि ठीक है 50, हाउ फार इज ही फ्रॉम होम। तो यहाँ पे होम था, सॉरी यहाँ पे होम था, अब वो यहाँ पे है तो कितना दूर है, 20 किलोमीटर दूर है। आ गया आंसर। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीसा इज एन एथलीट हु रन 10 किलोमीटर टुवर्ड्स द साउथ। यहाँ से मान लो इसने स्टार्ट किया है 10 किलोमीटर साउथ, देन टर्न टू द लेफ्ट, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंड रन 6 किलोमीटर। देन सी अगेन टर्न लेफ्ट, फिर लेफ्ट मुड़ गई भाई। ठीक है, फिर रन करती है 10 किलोमीटर, तो बराबर हो जाएगी। नाउ इन विच डायरेक्शन इज सी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखिए, जो ये क्वेश्चन पूछा था ना, इसमें बोला था कि किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचने के लिए। ठीक है, तो आप यहीं से मूव करोगे। अब इसमें बोला है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है। मतलब अगर मैं यहाँ से देखूँ तो वो किस डायरेक्शन में है, तो यहाँ से देखूंगा तो मेरे को वो कहाँ दिखेगी, इस डायरेक्शन में, मतलब ईस्ट डायरेक्शन में दिखेगी। बात समझ में आ रही है। ये नहीं बोल रहा है कि आपको किस डायरेक्शन में मूव करना है। अगर पूछता कि स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचने के लिए किस डायरेक्शन में मूव करना है, तो आप मूव करते वेस्ट में। लेकिन इसने पूछा कि स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस डायरेक्शन में है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से देखने पे मेरे को वो ईस्ट डायरेक्शन में दिखेगी। तो अलीसा स्टार्टिंग पॉइंट से ईस्ट डायरेक्शन में। बात समझ में आई। बस इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, या तो डायरेक्शन पूछेगा या डिस्टेंस पूछेगा, या डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों पूछ लेगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं आना। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ योर सिटिंग अरेंजमेंट। इसके भाई आते हैं तो 2-3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आते हैं जब, अब इसमें 3 टाइप हैं। एक तो आपका होता है रो वाला, एक होता है सर्कुलर टेबल, एक होता है स्क्वायर टेबल। ठीक है, अब मैं तो यही बोलूँगा कि भाई स्क्वायर टेबल वाला क्वेश्चन आना चाहिए इस बार, क्योंकि रो वाला आ चुका है, सर्किल वाला आ चुका है, बट ये आपसे नहीं पूछा गया है अभी तक एफकेट में। तो आ जाना चाहिए। कुछ तो चेंज हो, मतलब बहुत इतना इजी पेपर बना देते हैं, आई डोंट नो वाई। अब देखिए इसमें क्या बोलता है ये हमेशा, इसको आप बस, आप ना इसमें राइट और लेफ्ट का चक्कर आपको पता होना चाहिए, आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, जैसे बोल रहा कि वो एक रो में बैठे हैं सभी। ठीक है, फेसिंग नॉर्थ मतलब नॉर्थ की तरफ फेस कर रखा है सबने। तो अगर आप इधर फेस करते हो तो आपका राइट साइड क्या होगा, ये होगा, और लेफ्ट साइड क्या होगा, ये होगा। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। आप इमेजिन करके देखो, आप नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हो। ठीक है, आप इधर फेस करके बैठे हो, तो इधर आपका क्या होगा, राइट, और इधर क्या होगा आपका, लेफ्ट। ऐसे हो ना, तो ये राइट हैंड होगा और ये लेफ्ट हैंड होगा। वहीं अगर ये बोल देता आप साउथ की तरफ फेस करके बैठे हो, तो उल्टा हो जाता, ये राइट हो जाता और ये लेफ्ट हो जाता। बस इतना ही सीखना है। ठीक है, ऐसे ही अगर बोल रहा है कि सर्कुलर में बैठे हो, मान लो यहाँ बैठे हो, ठीक है, इधर फेस करके, जब भी आप सर्कुलर में बैठोगे या स्क्वायर पे बैठोगे, तो सेंटर की तरफ फेस करके बैठोगे। ठीक है, तो आप सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हो, तो ये क्या होगा आपका राइट, और ये क्या होगा आपका लेफ्ट। जैसे यहाँ बैठा है कोई पर्सन, तो ये क्या होगा राइट, और ये क्या होगा लेफ्ट। यहाँ बैठा है तो ये राइट और ये लेफ्ट। ठीक है, बस इतनी चीज़ क्लियर होनी चाहिए, हो जाएगा। सेम इसमें होगा, ये राइट ये लेफ्ट। क्वेश्चन देख लेते हैं तीनों तरह के, एक एक क्वेश्चन।
बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, जल्दी करते हैं। अब बोल रहे हैं कि 7 पीपल हैं जो कि बैठे हैं स्ट्रेट रो में फेसिंग नॉर्थ। तो भाई पहले मैं स्ट्रेट रो बना लेता हूँ एक, है ना, नॉर्थ की तरफ फेस है। तो मेरे को समझ में आ गया, ये राइट होगा सबका और ये लेफ्ट होगा। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। सबसे सही तरीका है आप पहले मार्क कर लो कौन कहाँ बैठा है। ठीक है, आई बात समझ में। अब ये बोल रहा है कि ए इज सिटिंग इन द सेंटर ऑफ द रो। तो देखिए, तीन इधर हैं, तीन इधर छोड़ दूं तो ये बचा ना सेंटर, तो यहाँ पे बैठा है ए। ठीक है, अब आगे बोल रहा है कि जी एंड ई आर सिटिंग एट द एंड ऑफ द रो। अब भाई दो एंड है ना रो के, एक तो ये एंड है और एक ये एंड है। आई डोंट नो कि जी कौन से एंड पे है, तो अभी इसको रुकते हैं, स्किप करते हैं। अब बोल रहा है कि बी इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। तो ए का लेफ्ट क्या होगा, ये। तो यहाँ पे कौन बैठा है, बी। एफ इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी। अब मेरे को पता था जी कहाँ पे था, कॉर्नर पे। तो अगर मैं जी को इस कॉर्नर पे ले लूँ, तो ये इक्वेशन क्या बोल रही है कि एफ जी के राइट में है। तो क्या जी के राइट में कोई जगह है बैठने की, नहीं, मतलब जी यहाँ पे नहीं हो सकता। तो जी को यहीं पे होना पड़ेगा, देन ओनली उसके राइट में एक जगह बचेगी जहाँ पे एफ आ जाएगा। यही बोल रहे हैं ना, जी एंड में भी हो गया। ठीक है, और एफ उसके जी के क्या है, इमीडिएट राइट। तो एफ यहाँ आ गया। तो जी अगर इस कॉर्नर पे है तो ई कहाँ पे होगा, ई कहाँ पे होगा, इस वाले कॉर्नर पे। ई भी आ गया। ठीक है, अब बोल रहा है डी इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई। तो ई का इमीडिएट लेफ्ट क्या है, ये यहाँ पे डी बैठा है। सी इज सिटिंग टू द सेकंड ऑफ द ई, तो यहाँ सी बैठा है। ठीक है, सारे मार्क हो गए। पूछा क्या है, हु इज सिटिंग बिटवीन जी एंड बी। तो जी और बी के बीच में कौन बैठा है, एफ। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। सबसे बेस्ट है जितने लोग दे रखे हैं ना उतनी पोजीशन मार्क कर लो, और जैसे जैसे बोलता जा रहा है मार्क करते जाओ। ठीक है, सर्किल वाला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन सर्किल वाला है। अगेन बोल रहा है 7 लोग बैठे हैं सर्कुलर टेबल पे। बना लो भाई सर्कुलर टेबल। 7 लोग बिठा दो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और सात। अब सर्कुलर टेबल में सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है, आप कहीं से भी बिठाना शुरू कर सकते हो, उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब बोल रहा है ए इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी। ठीक है, अब मान लो मैं सी को यहाँ मार्क कर देता हूँ, मैं सी को यहाँ मार्क कर देता हूँ। तो इसका राइट क्या होगा, ये, क्योंकि सी का फेस इधर है ना। इधर फेस करके देखो, इमेजिन करके देखो, तो आपका राइट हैंड इधर होगा। तो सी का राइट ये है। तो इमीडिएट राइट पे कौन बैठा है, ए। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन गई। एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, किसकी बात हो रही है, ए की। ए इज सिटिंग, मतलब सी के तो इमीडिएट राइट में और डी के इमीडिएट लेफ्ट में, मतलब यहाँ पे कौन होगा, डी। डी का राइट ये है, लेफ्ट ये है। तो इसके इमीडिएट लेफ्ट में ए बैठा है। ठीक है, उसके बाद बोला जी इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। तो सी का इमीडिएट लेफ्ट क्या है, ये, यहाँ पे जी बैठा है। एंड राइट ऑफ एफ, तो ये यहाँ पे एफ होगा, तभी तो इसके राइट में हो सकता है, यहाँ फेस है तो यहाँ लेफ्ट हो गया। ई इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। तो ई यहाँ पे बैठा है, और बचा कौन, बी, वो यहाँ पे आ जाएगा। हो गए सारे मार्क। अब बोल रहा है हु इज द इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड बी। तो बी का भी नेबर होना चाहिए और ए का भी नेबर होना चाहिए। ऐसा मानो आप कौन है यहाँ पे, सिर्फ डी ही तो है जो ए का भी नेबर है और बी का भी नेबर है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ। ठीक है, बढ़िया बात है। अब आपका ये है स्क्वायर टेबल। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन आए, है ना, क्योंकि स्क्वायर टेबल का क्वेश्चन मेरे को नहीं दिखा एफ कैट में अब तक। ठीक है, तो पहले आप बना लो एक स्क्वायर टेबल। बना ली। अब उसने बोला है कितने लोग हैं, दो, दो, चार, छः और आठ लोग हैं। ठीक है, और बोल रहा है कि सम ऑफ दीज वर सिटिंग एट द कॉर्नर्स एंड सम वर सिटिंग एट द एग्जैक्ट सेंटर ऑफ द साइड्स। तो एग्जैक्ट सेंटर कौन से होंगे साइड्स के, ये होंगे। कॉर्नर्स कौन से होंगे, ये होंगे। मतलब यहाँ पे लोग बैठे हैं। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि सी वाज टू द इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू। अब देखिए, सर्कुलर में कोई दिक्कत नहीं थी, कोई किसी को भी कहीं भी बिठाओ, क्योंकि यहाँ पे ना तो कॉर्नर है ना सेंटर है, सब एक जैसा है। बट अब यहाँ पे क्या हो गई है, चीज़ें चेंज हो गई हैं। इसने बोला है कि कुछ कॉर्नर पे हैं, कुछ सेंटर पे हैं, तो जब तक पता नहीं चलेगा कौन कॉर्नर पे है कौन सेंटर पे, हम शुरू नहीं कर पाएंगे। तो अभी पढ़ते चलिए। ये बोला है सी वाज टू द इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू, कुछ पता नहीं चला। बी वाज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जेड,
कुछ पता नहीं चला। ए वॉज द इमीडिएट नेबर ऑफ एक्स, नहीं पता चला। जेड इज नॉट एट एनी कॉर्नर, पता चल गया कि जेड कॉर्नर पे नहीं है। मतलब जेड कहाँ पे होगा, किसी भी साइड के सेंटर वाली पोजीशन पे। तो अब कहीं भी मार्क कर दो, अब चारों पोजीशन सेम है। मान लो मैं जेड को यहाँ मार्क कर देता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, जेड से कौन जुड़ा हुआ है। अब ये लाइन आपके दिमाग में आनी चाहिए, ये रही, ब्लू से बनाता हूँ। बी वॉज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जेड। तो जेड अगर इधर फेस करके बैठा है तो इसका लेफ्ट क्या होगा, ये, और राइट क्या होगा, ये। तो थर्ड लेफ्ट कौन सा हो गया, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। मतलब यहाँ कौन बैठा है, बी बैठा है। यही बोला इसने, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि सी वाज टू द इमीडिएट राइट ऑफ डब्लू, कुछ पता नहीं चला, ठीक है। ए वाज इमीडिएट नेबर ऑफ एक्स एंड सी, ठीक है, नहीं पता चला। एंड जो जेड है ना, जो किसी कॉर्नर पे नहीं है, वो इमीडिएट नेबर है डब्लू और बाई का। अब डब्लू और बाई का इमीडिएट नेबर है, मतलब यहाँ पे हो सकता है वाई हो, यहाँ पे हो सकता है डब्लू हो, या फिर यहाँ पे डब्लू हो, यहाँ पे वाई हो। अभी चेक कर लेंगे, ठीक है। अब ये कह रहा है सी वाज, इस वाली लाइन को पढ़ो, इस वाली लाइन को। सी वॉज टू द इमीडिएट राइट ऑफ डब्लू, मतलब सी क्या है, डब्लू के राइट में है, ठीक है। तो अगर मैं डब्लू को यहाँ ले लूँ, इस वाली पोजीशन पे ले लूँ, रेड वाली पोजीशन पे, देखो जहाँ मैं सर्किल कर रहा हूँ, तो क्या इसके राइट में जगह है सी को बैठाने के लिए। इसके राइट में तो जेड बैठा है ना पहले ही। तो मतलब डब्लू यहाँ पे नहीं हो सकता। बात समझ में आई। क्योंकि डब्लू के राइट में मेरे को जगह चाहिए, किसको बैठाना है, सी को बैठाना है। लिखा है ना सी वाज टू द इमीडिएट राइट ऑफ डब्लू, तो डब्लू को यहीं होना पड़ेगा, मतलब वाई को यहाँ होना पड़ेगा। आई बात समझ में। अब सी को बैठा दो इसके इमीडिएट राइट में, क्योंकि इसका फेस इधर है ना, तो राइट ये होगा और लेफ्ट ये होगा, ठीक है। तो सी यहाँ आ गया, बात आई समझ। और क्या बोला इसने, ए वाज द इमीडिएट नेबर ऑफ एक्स एंड सी। अब सी की एक साइड तो फुल है, तो ऑब्वियस सी बात है, नेबर बनाने के लिए ए को यहाँ आना पड़ेगा। अब ए का दूसरा नेबर कौन है, एक तो सी है और दूसरा नेबर कौन है, एक्स, तो एक्स को यहाँ आना पड़ेगा। उसके बाद कह रहा है कि जेड जो है, ये हो गया, तो कौन बचा अब इसमें, बी यहाँ पे है ही, तो वी बचा, वी, ये आ गया यहाँ पे। अब इसने पूछा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ए। तो ए के राइट में थर्ड कौन है, यही होगा ना ए का राइट, इधर फेस कर रखा है तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये होगा वी। आई बात समझ। ये उन दोनों से थोड़ा टफ है ना, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन आए, ठीक है। अगर ये नहीं समझ में आया तो दोबारा एक बार देख लेना इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पीछे करके, ठीक है। और तब भी समझ में नहीं आ रहा है तो स्क्रीनशॉट लेना और टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देना, ठीक है। टेलीग्राम पे हम समझा देंगे, बट ये करके जाना, ठीक है। तो इसके बाद आपका क्लॉक एंड कैलेंडर बचा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लोगों को डाउट आते हैं। ऑर्डरिंग रैंकिंग के क्वेश्चन आते हैं, क्यूब डाइस के आते हैं, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग, एम्बेडेड फिगर्स, है ना, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। तो थोड़े बहुत टॉपिक और बचे हैं जो हम पार्ट 3 में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो ठीक है, ये था आपका पार्ट 2। पार्ट 1 इससे पहले हो ही चुका है, पार्ट 3 और आएगा, आपका कंप्लीट रीजनिंग हो जाएगा, ठीक है। देख लेना। इसके बाद मुझे नहीं लगता आपको रीजनिंग कहीं और देखने की ज़रूरत पड़ेगी। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ, है ना। अगले पार्ट में कंप्लीट कर देंगे। जय हिंद।